मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट, विशेष बजट विकसित भारत के लिए। आइए बारीकियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में यूथ के लिए, विमेन के लिए और बाकी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है। यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह बजट किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए दुखदायक। तो आइए शुरू करते हैं। काफी फोकस्ड बजट लेकर के आए हैं इस बार और मंशा एकदम क्लियर है कि यूथ के लिए क्या करना है, वेमेन के लिए क्या करना है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करना है और फार्मर्स के लिए क्या करना है। बिल्कुल इस बजट में गवर्नमेंट ने युवा का, महिलाओं का, गरीबों का और फार्मर्स का ध्यान रखने के लिए यह बजट को फोकस किया है। इसमें किसके लिए क्या आया है इसके बारे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस बजट का थीम जो है वो मेन एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, एमएसएमई है और मिडिल क्लास है। क्या प्रायोरिटीज हैं विकसित भारत की जब वो फार्मिंग के लिए आगे बढ़ते हैं? तो फार्मिंग के लिए जो है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल रिसर्च पे बहुत तगड़ा ध्यान देने के लिए एक प्रतिबद्ध है। नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई है जिसमें जो है सिस्टमैटिक और ऑर्डरली ऑलराउंडर डेवलपमेंट होगा कॉर्पोरेटिव सेक्टर का। देन उसके बाद आत्मनिर्भरता, यानी कि गवर्नमेंट जो भी ऑयल है, सीड्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फार्मिंग के लिए लगती हैं, ये सारी चीजें पे भी फोकस करेगी। साथ में जो ऑयल सीड है जैसे मस्टर्ड का, ग्राउंड नट, सोयाबीन और सनफ्लावर, इसकी भी खेती के लिए बहुत तेजी से कुछ ना कुछ करने की आगे कोशिश में है। नई वैरायटीज के लिए भी आने वाले समय में इन्होंने एक बजट एलोकेट किया है और नए नए इनोवेशन, फार्मिंग पे नए नए इनोवेशंस पे भी इन्होंने तगड़ा ध्यान दिया है। और साथ में वेजिटेबल प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा वेजिटेबल में अक्सर रेट काफी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में भी रेट काफी ऊपर नीचे होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन सही करने पे ये सब चीजें सही हो सकती हैं। और साथ में वेजिटेबल्स के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बाकी गोडाउन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट आगे इस पे विचार कर रही है और इस बजट में आगे लेकर के आ रही है। जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी इस बजट में वो है नेचुरल फार्मिंग। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से बीमार हो रहा है कुछ खराब खाने पर, तो आने वाले समय में उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इस चीज को भी ध्यान दिया है और नेचुरल फार्मिंग को लेकर के आगे बहुत तगड़ा एक विजन रखा है कि आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग पे वो ध्यान देंगे और साथ ही जो है 1 करोड़ फार्मर्स को जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए आगे बढ़ाएंगे, सर्टिफिकेशन सपोर्ट देंगे। अब सर्टिफिकेशन सपोर्ट का मतलब क्या, देखिए कि मतलब अगर एक सब्जी पैक करके आपके पास आ रही है, कच्ची सब्जी, और उसमें सर्टिफाइड रहेगा कि ये नेचुरल फार्मिंग के द्वारा है, भले ही थोड़ी महंगी होगी लेकिन ये नेचुरल रहेगा, ये पक्का पता रहेगा। आज के डेट में बहुत सारे लोगों से मैंने देखा कि वो लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे आपको सिंपल सब्जी देते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन गलत? तो गवर्नमेंट ने इसका सर्टिफिकेशन लेकर के आई है। आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सब्जी को एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज भी बनाए जाएंगे इसके लिए। श्रिम्प प्रोडक्शन, जैसे एक मछली होती है उसी तरह श्रिम्प भी होता है, उसके भी प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए ध्यान दिया जाएगा। माहारी इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है श्रिम्प को, ठीक है। और नाबार्ड इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा एक्सपोर्ट के लिए और प्रोसेसिंग के लिए और श्रिम्प फार्मिंग के लिए। गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम लेकर के आ रही है। डीपीआई फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड इन 3 years। जैसे किसी फार्मर के पास या उसके परदादा के पास या किसी के पास भी पुराने कागज होंगे फार्मिंग के, ठीक है, उसके लैंड के, लेकिन कभी कभी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसी सब को क्लियरिटी के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये डिजिटल सिस्टम लेकर के आई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट उन सारी जमीनों को, जिस किसान की वो जमीन है उसके लिए रजिस्टर करेगी और पूरा डिजिटल रहेगा, कोई भी देख सकता है कि इसमें क्या है।
ये 400 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले चलाई जाएंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे और इंश्योरेंस भी डिजिटली ही दिए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पीएम जो है वो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए एक पैकेज निकाला है। ये बहुत मजेदार है यूथ्स के लिए कि 1 महीने की वेज जो है वो दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को जो नए लोगों को, नए फ्रेशर्स लोगों को अपने यहां जॉब में रखेगा। ठीक है, साथ में जो है वो इंसेंटिव दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर्स को उनके ईपीएफओ के द्वारा। ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो रिम्बर्स करेगी लगभग 3,000 रुपए पर महीना 2 साल तक के लिए किसी भी नए बंदे को अगर कोई भी कंपनी हायर करती है उसके लिए। ठीक है, स्किलिंग प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है विकसित भारत के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मान लीजिए कि आपके घर में अगर 4 लड़के हैं और आपने जॉब छोड़ी है, ठीक है, तो कोई एक लड़का ही जॉब के लायक होगा ना। ठीक है, या किसी एक को ही जॉब मिलेगी, बाकी 3 का क्या होगा, वो 3 कैसे एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी उन्हें। तो उसके लिए उनके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वो इजीली कोई भी काम अपना अलग से बिजनेस कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई पे भी इस बजट पे पूरा ध्यान दिया है। तो 20 लाख युवाओं को स्किल पावर दिया जाएगा लगभग 5 साल के अंदर। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो अपग्रेड करेंगे स्किलिंग को। कोर्स बनाए जाएंगे, कंटेंट्स बनाए जाएंगे, डिजाइन किया जाएगा इंडस्ट्री नीड के अनुसार। आपको बता दूं, प्रॉफिट वेदा इस चीज को काफी समय से कर रहा है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से कुछ कोर्सेज ऐसे निकाले हैं जो अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसको जॉब के लिए बहुत इजीली आगे प्रेफर किया जाएगा। उसका कारण यह है कि हमने बहुत सारी कंपनीज से मिल करके पूछा कि आपको किस तरीके के स्टूडेंट्स चाहिए या आप किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कैसी स्किल देखते हैं। तो उन्होंने जब हमें बताया तब हमने एक कोर्स डिजाइन किया। वही चीज सेम गवर्नमेंट भी इस समय कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट हमसे पूछी नहीं थी। ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट, वुमेन के हायर पार्टिसिपेशन के लिए भी जो है कुछ हॉस्टल्स बनाए जाएंगे जो कोलैबोरेट किए जाएंगे इंडस्ट्रीज के द्वारा और बाकी क्रैचेस के द्वारा। ठीक है, और भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके द्वारा। ठीक है, लोन दिया जाएगा लगभग 7.5 लाख का, गारंटी देगी गवर्नमेंट उसके लिए और प्रोमोटेड फंड से। ठीक है, और जिससे लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल फायदा होगा। गवर्नमेंट लोन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी देगी, 10 लाख तक का हायर एजुकेशन का लोन रहेगा। डायरेक्ट ई वाउचर मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल, और इंटरेस्ट भी जो देना होगा वो देना होगा सिर्फ 3%। ध्यान रखिए, इसके पहले पता है मेरे भाई ने एमबीए किया था तो उसका लगभग, जब उसने एमबीए के लिए लोन लिया था तो उसका 13% के आसपास का लोन लगा था। आप समझ सकते हैं, 13% लोन, एजुकेशन लोन। और घर खरीदने के लिए उस समय 9% पे चल रहा था, और कार खरीदने के लिए भी 10%, यानी कार ज्यादा जरूरी है और पढ़ाई कम जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और लगभग 3% पे ये लोन ले गए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी जो है पूर्वोदय योजना बनाई गई है। ठीक है, जिसमें जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसी थोड़ी पिछड़ी, जिसको माना है गवर्नमेंट ने कि जो है थोड़ी पिछली जनजातियों का और थोड़े पिछले इलाकों का जो प्रदेश है उसमें एक डायरेक्ट फायदा देने का एक निर्णय लिया गया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी शायद अमृतसर से कोलकाता तक जाने के लिए एक रोड और कॉरिडोर के ऊपर निर्माण के लिए आगे बढ़ेगी गवर्नमेंट, जिसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ तक की, सॉरी ये तो गवर्नमेंट का है, अरे वुमेन का है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाएंगी 3 लाख करोड़ तक की, जिसके लिए बजट अलॉट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए।
more than 100 branches of India Post Bank will be set up in North East region। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत सारी चीजों से अछूता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रति भी एक सुखद रवैया दिखाया है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन। अब आंध्र प्रदेश तो खुश है, आप शायद टीवी पे देख चुके होंगे कि आंध्र प्रदेश के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें की हैं, जो कि जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है 15,000 करोड़ का। कई तरीके की इरिगेशन योजनाएं और फूड सिक्योरिटी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और भी वाटर, पावर, रेलवे और रोड्स के लिए भी कई तरीके की योजनाएं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए या आंध्र प्रदेश के लिए आगे बढ़ाई गई हैं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि भाई सर हम लोग आंध्र प्रदेश के नहीं हैं, यानी आंध्र प्रदेश को किस तरीके से दिया गया, हम भी तो कुछ चीजों के हकदार हैं। तो भाई इसके लिए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और आप भी जान रहे हैं कि इस बार जो है आंध्र प्रदेश और बिहार से बहुत तगड़ा एक सपोर्ट मिला है, और अगर वो नहीं मिलता तो शायद ये बजट भी नहीं आ पाता। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई गई है, जो एमएसएमई के अंडर में आती है। नए मॉडल्स बनाए गए हैं एमएसएमई क्रेडिट के लिए। मुद्रा लोन जो है उसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है, और भी बहुत सारे एमएसएमई के अलग अलग जो एक फायदेमंद चेंजेस किए गए हैं बजट में, जो कि स्टार्टअप्स को अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब एमएसएमई के अंडर में कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जिसमें स्कीम प्रोवाइड की गई है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान रखा है, और इसके लिए उन कंपनीज से बात करके उन कंपनीज में उनकी इंटर्नशिप करवाएगी, जिसके लिए उन्हें पर महीना 5,000 रुपए का अलाउंस गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ी है, जिसमें जो है वुमेन के द्वारा अगर कोई जमीन खरीदी जाती है तो उसे कम स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। स्ट्रीट मार्केट्स में कुछ हाट्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्ट्रीट फूड हब्स रहेंगे। डेवलपमेंट होंगे कुछ 14 लार्ज सिटीज में विद पॉपुलेशन अबव 30 लाख। और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी, सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट 100 लार्ज सिटीज में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स चलाएगी। हाउसिंग नीड्स, आवास योजना के अंतर्गत लगातार घर मिल रहे हैं, और इस बजट में भी लगभग 1 करोड़ घर देने का वादा किया गया है, जो कि लगभग 10 लाख करोड़ के होंगे। ठीक है, रेंटल हाउसिंग मार्केट अलग तरीके के बनाए जाएंगे इसमें। अब ये अक्सर उठती रही बात कि भाई गवर्नमेंट को जो है थोड़ी फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एंड पॉलिटिकल पॉइंट्स, मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक बहुत साल पहले एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था पुअर इकोनॉमी। पुअर इकोनॉमी का मतलब है कि क्या चीजें फ्री में देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। बिजली एक इन दिनों एक बेसिक नीड हो गई है, ये फ्री में दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ पड़ता है इसे फ्री में देने में, वो बेसिकली इनडायरेक्ट हमारे ही ऊपर आता है, यानी हर व्यक्ति के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, या एक पुअर क्लास मिडिल क्लास के ऊपर या रिच क्लास के ऊपर आएगा। पुअर क्लास के ऊपर भी आता है। सामान महंगे होते हैं, पुअर क्लास जो है वो ब्रश तो करेगा ही, ठीक है, पेस्ट तो करेगा कम से कम, कभी कभी बिस्किट भी खरीदेगा। तो ये सारी चीजों पे भी टैक्स हैवीली बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसका जो तरीका निकाला है भाई, कि सिंपल जो है वो
सूर्य घर योजना एक निकाली है, जिसमें जो है वन टाइम कॉस्ट आपका जो सोलर पैनल लगेगा उसका लगभग 80-90% गवर्नमेंट वहन करेगी, और एक बार लगाने के बाद आप सूर्य देवता से रोशनी लेते रहिए और अपने घर की लाइट को चमचमाते रहिए। इस पे गवर्नमेंट को एक बार शायद धक्का लगे, लेकिन वो लाइफ टाइम फिर आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। और मजेदार बात यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो गई है तो आप उसको किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अलग अलग चीजों के लिए भी कुछ पैसे अलॉट किए गए हैं। बहुत सारी रीजन्स में फ्लड मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसको भी ध्यान में रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, इनोवेशन और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ने इस बार इनोवेशन और रिसर्च पे भी बहुत तगड़ा ध्यान दिया है, और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के भी लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च के लिए भी तगड़ा फंड अलॉट किया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रिसर्च के लिए लगभग 1 लाख करोड़ का पूल मनी बनाया गया है, और स्पेस इकोनॉमी के लिए भी 1000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ चीजों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई भी गई है और घटाई भी गई है। देखिए, कैंसर की जो दवाएं हैं उसमें कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, मोबाइल फोन की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। महिलाओं को मुबारक हो, सोना और चांदी दोनों में कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे वो थोड़े सस्ते जरूर होंगे। और मछलियों में और जो श्रिम्प होते हैं, यानी जो भी चीजें जो पाली जाती हैं उसकी जो खाना आता है, अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसमें भी कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। सोलर सेल्स और प्लांट के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, और मिनरल्स के लिए 25 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है जो रिच क्लास को शायद पसंद ना आए, लेकिन पुअर क्लास के लिए बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, ये उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो स्टॉक मार्केट को एक जुए का अड्डा समझते हैं, और उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर बिना मेहनत के या कम मेहनत से बड़ा पैसा बना सकते हैं। काफी दिनों से इस विषय में चर्चा हो रही थी कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से उनका जो बहाव है लोगों का, जो युवाओं का है, उसको कम किया जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ही अजीब कदम उठाया है जो मेरी ओर से बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। हालांकि इससे बहुत किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन इससे किसी को कोई, गवर्नमेंट की जो मंशा है कि युवा लोग कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, वो खत्म नहीं होगी। अब आने वाले समय में इसका क्या होगा असर, वो तो देखने लायक होगा, लेकिन फिलहाल मेरा यही नजरिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स लगा दिया है, जो पहले 15% था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगा दिया है वो जो 10% पहले था उसको 12.5%। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब आपको 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट होता था तो टैक्स लगता था, अभी इसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया है, तो ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, एंजल टैक्स जो है उसको हटा दिया गया है, डोमेस्टिक टैक्स को भी थोड़ा सा इजी किया गया है, और भी कई तरीके के चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को हल्का किया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, फॉरेन कंपनीज जो आती हैं उनका 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है मेरे अनुसार, जो कि बाहर की जो फंडिंग है उसको आने में आसानी करेगा। जो नए टैक्सेशन सिस्टम आए हैं उसके अनुसार
0 से 3 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख वाले को 5% देना है, 7 से 10 लाख वाले को लगभग 10% देना है, 10 से 12 लाख वाले को 15%, 12 से 15 वाले को लगभग 20% और 15 लाख से ज्यादा वाले को लगभग 30% टैक्स देना होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एम्प्लॉयज का है वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है, जिससे जो छोटे एम्प्लॉयज हैं यानी 3 लाख से 7 लाख वाले, उन्हें डायरेक्टली फायदा मिलेगा। कहां से रुपया आ रहा है, कहां से जा रहा है, और भी कई चीजें हैं जो इसमें बताई गई हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, होम अफेयर्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एनर्जी, सोशल वेलफेयर और इसी तरीके के बहुत सारी चीजों को लेकर के गवर्नमेंट ने इस बजट पे अपना एक व्यू भी रखा है और आगे बताया भी है कि उसकी मंशा क्या है। अकॉर्डिंग टू मी ये बजट एक अच्छा बजट है, इसमें दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ने जिन मुद्दों को पकड़ना चाहिए था पूरे उन्हीं मुद्दों को पकड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इन्हीं मुद्दों में जिसमें गवर्नमेंट को थोड़ा और ढिलाई देनी चाहिए, और कुछ और ऐसे भी मुद्दे हैं जिसमें गवर्नमेंट को थोड़ी और सख्ती करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में, और आपको या आम आदमी को कैसे फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट आगे वाले बजट्स में क्या पॉइंट्स लेकर के आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर नाउ।